राधे राधे स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे। उसमें से क्वेश्चन तो उस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे कुछ। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए आप देखें तो निश्चित तौर पर आप 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन 12th के आप अपने से खुद से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको क्वेश्चन बैंक बनाते समय या आपको अगले साल एग्जाम देते समय आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको खुद से हल करने में काफ़ी सहायक होंगे, काफ़ी मददगार होंगे। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल पीरो कैटलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियोज को यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे पीरो कैटलिस्ट सर्च करें। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए अपने हम क्वेश्चन पे लौटते हैं। यहाँ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि इसके पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, आज तीसरा पार्ट बन रहा है आपका इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक बना चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपको सही आंसर होगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो, गौर करेंगे, समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल किस दिशा में होगा। तो गौर करेंगे जिस दिशा में विद्युतीय क्षेत्र होगा, देखिए आप यहाँ पे आपको अक्ष 3 हुए, एक्स वाई और जेड। तो जिस अक्ष की ओर विद्युतीय क्षेत्र होगा उस अक्ष को छोड़ करके समविभवी तल होगा। तो एक अक्ष को छोड़ देंगे तो कौन सा तल बच जाएगा, वाई जेड तल बच जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर, वाई जेड तल। ये आपको आईसी में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल किस दिशा में जाएगा, तो एक अक्ष को छोड़ करके, तो एक्स को छोड़ दीजिए तो क्या बच गया, वाई और जेड। तो वाई जेड तल में समविभवी तल होगा। सपोज कीजिए यदि आपको इसको एग्जामिनेशन में उल्टा घुमा के पूछ देता, आपसे कह देता कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र वाई अक्ष दिशा में तो विद्युतीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो वाई को छोड़ दीजिए, वाई को छोड़ने के बाद क्या बच जाता है, एक्स जेड, तो एक्स जेड तल में हो जाता है। यदि कह देता कि मान लीजिए समरूप विद्युतीय क्षेत्र आपको जेड अक्ष की दिशा में है, जेड अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल किस दिशा में होगा, तो जेड को छोड़ दीजिए, जो बच गया वो तल हो जाएगा। तो एक्स वाई बच गया तो एक्स वाई तल हो जाएगा। एकदम सीधा सा ट्रिक है इसका, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। ऐसे हमने यहाँ लॉजिक आपको प्रोवाइड भी कर दिया यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, कूलॉम, न्यूटन, वोल्ट, न्यूटन प्रति कूलॉम। तो देखिए यहाँ पे हम इस फॉर्मूला से गौर कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र ई बराबर सूत्र होता है एफ बटा में क्यू। क्यों, क्योंकि आप सूत्र अभी पढ़े थे एफ बराबर क्यू ई, जब चैप्टर आप पढ़े थे तो इसको पढ़े थे सूत्र एफ बराबर क्यू ई। तो ई का सूत्र क्या बन गया हमारा, ई बराबर एफ बटा में क्यू। तो एफ बराबर सूत्र था क्यू ई और उससे क्यू गुना में था जाके भागा में हो गया, तो ई बराबर बन गया एफ बटा क्यू। तो एफ का मात्रक लिखना है, ई का मात्रक लिखना है, तो इसका मतलब एफ का मात्रक बटा में क्यू का मात्रक। तो एफ का मात्रक का मतलब क्या हुआ कि एफ माने बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्यू मतलब क्या हुआ आवेश। आवेश का मात्रक ऊपर में हो जाएगा बल का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक जो हो गया न्यूटन प्रति कूलॉम। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका डी नंबर आंसर होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपको, वोल्ट प्रति मीटर किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे, वोल्ट प्रति मीटर मतलब वोल्ट में भी ऊपर, प्रति मीटर है तो बटा में मीटर जो है साइड से बात है, दूरी का मात्रक है तो बटा में डी। तो ये भी बटा डी सूत्र किसका होता है, ई का सूत्र होता है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। देखेंगे गौर करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 3 मात्रक होता है, एक मात्रक और भी आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 मात्रक याद रख लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलॉम। देखिए 2 मात्रक देखिए, यहाँ मात्रक है न्यूटन प्रति कूलॉम, आइए कभी यहाँ मात्रक हम लोग देख लिए वोल्ट प्रति मीटर। ये चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वोल्ट मीटर किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो वोल्ट मीटर किस भौतिक राशि का ऐसे मात्रक है, तो ये विद्युतीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक है। कैसे है देखिए, विद्युतीय फ्लक्स फाई का सूत्र क्या होता है, ई इंटू ए। तो ई का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट बटा में मीटर,
गुने मीटर स्क्वायर, तब वोल्ट बटा में प्रति का चिन्ह है तो देखिए मीटर हो गया, वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ ई का मात्रक रख दिया, गुने मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तब वोल्ट बटा में मीटर गुने मीटर स्क्वायर है, तब मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मीटर गुने मीटर, तो मीटर गुने मीटर 2 बार लिखे हम, तो मीटर से मीटर एक कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे वोल्ट मीटर, तब वोल्ट मीटर जो हो जाएगा आपको विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, संरक्षी होता है, याद रखेंगे स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव। अगला जो क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल Fg या विद्युतीय बल है Fe, तो उसका अनुपात जो होगा क्या होता है 10 के पावर 42, मतलब कहने का मतलब क्या कि Fg बटा Fe का मान निकाला जाए तो 10 के पावर क्या होता है 42, डायरेक्ट आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में सुविधा होगा। सॉरी, यहाँ ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होता है 10 के पावर -42 होता है, इसमें हमको कंफ्यूजन था, देखते हैं इसको 10 के पावर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर -42, इसका सही उत्तर जो होगा आपको वो होगा ए नंबर नहीं होगा 10, ये बी होगा, क्योंकि Fg जी ऊपर है और ई नीचे है, तो इसमें उल्टा हो जाता है, अगर ये ई ऊपर होता जी नीचे होता है, Fg नीचे होता है तब होता 10 के पावर 42, लेकिन इसमें क्या है गुरुत्वाकर्षण बल पहले ऊपर है, तो Fg बटा Fe है, तो 10 के पावर -42, जी का मान ऊपर है, आई का मान नीचे है, तो बड़ा वाला ऊपर है तो नीचे छोटा नीचे, तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे -42 हो जाएगा, तो इससे हम इसका आंसर जो होगा आपको बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी में संबंध जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ई बराबर होता है -dv बटा dx, देखिए यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा -dv बटा dx, ये आंसर इसका ए नंबर सही होगा, ई बराबर -dv बटा dx या ई बराबर -dv बटा dr, कहीं कहीं आर भी दिया रहेगा आपको। ठीक है, अगला जो है 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य कर सकता है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, तो हमारा सूत्र यहाँ W बराबर क्यू भी लगा करके इसको बना सकता है आसानी से। ठीक है, W बराबर क्यू भी, W का मान यहाँ दिया है 20 जूल और Q का मान दिया है 2 कूलम और V का मान निकालना है आपको, तब W बराबर होता है क्यू भी, यानी कहने मतलब क्या कि V बराबर क्या हो जाएगा W बटा क्यू, तो W का मान है 20, 20 बटा में 2 कर देंगे तो 10 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, आपको लगा करके सोल्व कर दिया गया है कि W का मान दिया 20 जूल, विभवांतर का मान निकालना है, सूत्र होता है W बराबर क्यू भी, से हम V का फॉर्मूला निकालिए W बटा क्यू बराबर V, या V बराबर W बटा क्यू, या V का मान भर दिए यहाँ W का मान भर दिए 20, Q का मान भर दिए 2, 2 से 10 कटा दिए, 20 कटा दिए 10 बार में, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर विद्युत तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले टॉर्क का जो मान होता है वो होता है P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, रट जाएंगे फॉर्मूला ही है, आघूर्ण का जो सूत्र ही होता है P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये डॉट में नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, तो W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, गौर करेंगे ये आपको व्यंजक सिद्ध भी किया गया था चैप्टर में, तो W बराबर होता है P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस ध्यान रखेंगे बहुत क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर क्वेश्चन W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है आपको 28 नंबर कि किसी यदि पृथ्वी को 64 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला माना जाए तो इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी, तो 711 माइक्रोफैराड होती है इसकी विद्युत धारिता, 6400 किलोमीटर त्रिज्या इसका लीजिएगा तो इसकी धारिता जो होती है 711 माइक्रोफैराड, रट जाएंगे ये क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपको। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है क्या होता है फैराड। अगला जो है वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है, गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो गोले की त्रिज्या के क्या होती है समानुपाती होती है। अगला है किसी समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युतिक नियतांक का कोई माध्यम रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो बढ़ जाती है संधारित्र की धारिता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है और 5 नंबर के सिद्ध करने वाले में भी 2015 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको। ठीक है ना, कि समांतर पट्टिका समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम डालने पे उसकी
धारिता का व्यंजक याद करें। तो उस 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे 1 नंबरिया भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम हम रख देंगे तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई आपको परावैद्युत नियतांक, उच्च परावैद्युत नियतांक वाला कोई हम पदार्थ रखेंगे, माध्यम रखेंगे, तो उसका धारिता जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 32। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, यानी यहाँ पर जो मान दिया हुआ है C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C दिया हुआ है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने पर फॉर्मूला क्या बनता है, तुल्य धारिता का। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने पर फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यहाँ पर C1 C2 C3 तीनों का मान क्या है, एकदम सेम है, C है, तो हम इसको मान लेते हैं x। मान सपोज कीजिए कि इनकी तुल्य धारिता यदि हम मान C है, अब इसकी तुल्य धारिता मान लीजिए हम x। तो इस फॉर्मूला से यदि चलते हैं हम 1/C डैश इसलिए लिखेंगे, देखिए यहाँ पे C हम ले लिए पहले से, तो सूत्र लिखिए 1/C डैश माने तुल्य धारिता C डैश, यानी C डैश की जगह हम x भर सकते हैं। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C डैश की जगह हम x मान लीजिए, तुल्य धारिता x होता है 1/x बराबर 1/C, C1 की जगह C2 की जगह C3, तीनों क्या है करेगी, तीनों में प्रत्येक की धारिता जो है समान दिया है, तो C दिया हुआ है, इसलिए ऐसा रख दिए यहाँ पे C1 C2 C3 तीनों का मान एकदम सेम रखेंगे यहाँ। अब रखने के बाद में इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 1/x बराबर देखिए C लघुत्तम हो जाएगा इसका, C से C में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको ये आ जाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1/C, यानी 1/x बराबर 3/C या x/1 बराबर कितना आ जाएगा C/3। तो इसका जो आंसर आएगा आपका सही आंसर क्या होगा C/3। यानी 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C हो, श्रेणी क्रम में यदि जोड़ देंगे तो इनकी तुल्य धारिता होगी वो क्या हो जाएगी C/3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो परिणामी संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो ध्यान देंगे, पहले क्या कह रहे हैं कि 1 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र कौन क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक जो होता है क्या होता है C1 प्लस C2। तो समांतर क्रम में जब 1 माइक्रोफैराड का 2 को जुड़ा समांतर क्रम में, तो इसका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब ये 2 माइक्रोफैराड जो है इसके साथ में किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या बनता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी यहाँ तुल्य धारिता जो होगा 1/1 का प्लस 1/0.5 और दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे देखिए तो हमारा 1/1 देखिए ये जो लिखा हुआ है आपको 1/0.5 इसको बदल दिया गया है, यहाँ पे 5/10 कटा दिए तो 1/2 आया। तो कटाने के बाद में देखिए 1/2 और 1 में यहाँ पे देखिए C डैश का मान जो आया अपना 2 आया हुआ था, तो 2 माइक्रोफैराड की जगह यहाँ C डैश का मान भरा और यहाँ पे जो था वो। तब देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, शुरू से ही समझ लिए इसको, प्रश्न से स्पष्ट है कि C1 बराबर 1 माइक्रोफैराड, C2 बराबर भी 1 माइक्रोफैराड और C3 जो तीसरा है संधारित्र जो है उसका दिया है मान 0.5 माइक्रोफैराड। तो इसको बदल देंगे हम, तो 5/10 5 दूनी 10 यानी 1/2 माइक्रोफैराड। तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 संधारित्र जो है 1 माइक्रोफैराड के वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में यदि तुल्य धारिता यदि हम C डैश समझ लेते हैं तो C डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा यहाँ पे समांतर क्रम में C डैश बराबर C1 प्लस C2। यहाँ याद रखेंगे प्रतिरोध का उल्टा फॉर्मूला बनता है, प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला लगता था वो फॉर्मूला यहाँ पे समांतर क्रम में लगेगा, और यहाँ प्रतिरोध में जो समांतर क्रम फॉर्मूला लगता था वो संधारित्र में श्रेणी क्रम में लगता है, इसलिए देखिए उल्टा फॉर्मूला है। देखिए C डैश बराबर C1 प्लस C2, तो C डैश का जो वैल्यू आएगा हमारा कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड आ गया यहाँ पे, तो 2 माइक्रोफैराड आ गया। तो अब देखिए C डैश और C डैश जो आया 2 माइक्रोफैराड, तो इसके साथ में जो C3 है संधारित्र जिसका धारिता दिया था 0.5, तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है इसके साथ में। तो श्रेणी क्रम के लिए यदि तुल्य धारिता मान लेते हैं हम C, तो C का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C3। तो 1/C डैश प्लस 1/C3 जब होगा तो 1/C बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे 1/2 प्लस 1/C3 का जो वैल्यू भरेंगे हम यहाँ पे, तो 1/C3 का जो वैल्यू हमारा आया था यहाँ वो क्या दिया हुआ था आपको, तो ये दिया हुआ था 0.5, तो ये 1/2 वैल्यू होगा, तो यहाँ 1/2 भर दिए। तो या देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तो 1/C बराबर 1/2, देखिए यहाँ पे या छूट गया है, यहाँ पे या लिख देंगे, यहाँ पे पहले जो होगा या होगा, छूट गया गलती से। तो 1/2 आज देखिए 1/2 डबल बटा नीचे, तो ये 2 पर चल जाएगा, तो 1 गुने 2/1 होगा, तो 1 गुने 2/1। तो इस तरह से हमारा आपका यहाँ आ गया वैल्यू 1/C बराबर 1/2 प्लस 2/1, यानी 1/C बराबर देखिए 1 2 1 तो 2 हो जाएगा, 2 से 1 में भाग देंगे, 2 से 2 में भाग देते 1 आएगा, 1 से 1 में होता है 1,
1 से 2 भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 भाग तो कितना आएगा 4। तो इस तरह से हो जाएगा 1/c बराबर 5/2, यानी c इसको उल्टा कर दीजिए, c को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए। 2 को यहाँ देखिए 2 को ऊपर कीजिएगा तो 5 को नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए c बराबर आएगा, इसमें भागा देंगे 5 से 2 में तो 0.4 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से इसका परिणामी संधारित्र की धारिता आ जाएगा 0.4 माइक्रोफैराड। 34 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता दिया है 5 माइक्रोफैराड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये सब मिल करके एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो उस बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो 64 को समरूप बूंद है, 64 को बूंद जो है इसमें सब मतलब एक समान है और सबके धारिता दिया है 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो 5 माइक्रोफैराड को फैराड में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 5 × 10 के पावर -6, क्योंकि 1 माइक्रोफैराड को फैराड में बदलने पे 10 के पावर -6 से गुना करते हैं। और ये बूंदे मिलकर जिस बूंद का निर्माण करती है उसकी धारिता निकालनी है हमको। तो अर्थात यहाँ क्या स्पष्ट है कि बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद किससे मिलकर बना हुआ है, जो 64 बूंद है छोटी छोटी उससे मिलकर बना हुआ है। तो बड़ी बूंद का आयतन, तो बड़ी बूंद के त्रिज्या के लिए हम बड़ा आर का प्रयोग कर ले रहे हैं और छोटी बूंद के जो त्रिज्या उसके लिए छोटा आर का प्रयोग कर रहे हैं। तो 4/3 πr/क्यू, क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr/क्यू। तो 4/3 πr/क्यू बराबर हो जाएगा क्या 64 गुने प्रत्येक छोटी बूंद के आयतन। तो छोटी बूंद के लिए छोटी त्रिज्या इस्तेमाल की आर, तो 4/3 πr/क्यू गुने 64। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू यहाँ मिल गया, देखिए कि r/क्यू बराबर 64 गुने 4π/3 r/क्यू। देखिए यहाँ इधर से क्या था, इधर 3 जो था नीचे था तो 3 इधर चल गया ऊपर, 4π ऊपर था तो इधर क्या हो गया नीचे हो गया, 4π कट गया, 3 से ये 3 कट जाएगा तो अब बच गया 64। देखिए r/क्यू है तो इधर जब आएगा r/क्यू तो इधर क्या होगा, इधर घन था तो इधर घनमूल हो जाएगा, तो घनमूल हो जाएगा 64 गुने r/क्यू का घनमूल। तो 64 गुने r/क्यू घनमूल करेंगे तो देखिए 64 जो है ये 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। r/क्यू मतलब r को कितना बार गुना करेंगे 3 बार गुना करेंगे तो आएगा। तो r बराबर हमारा आ गया कितना 4r, यानी बड़े जो गोला होगा, बड़ा गोला जो होगा उसकी जो त्रिज्या होगी छोटे वाले गोले की त्रिज्या की कितनी गुनी होगी 4 गुनी होगी। तो धारिता का सूत्र क्या होता है c बराबर 4πε0 r। तब प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता निकाल सकते हैं आराम से इस फॉर्मूला से, तो 4πε0 r। अब यहाँ देखिए प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता जो हो गया हमारा 5 गुने छोटी बूंद की धारिता का मान जो दिया था देखिए ऊपर में यहाँ लिखा हुआ था, प्रत्येक की धारिता 5 × 10 के पावर -6, 5 माइक्रोफैराड दिया था तो उसको फैराड में बदल दिया, 5 × 10 के पावर -6 कर दिए थे। तो 5 × 10 के पावर -6 किए थे, थोड़ा देखिए छोटा लिखा गया पता नहीं चल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे 5 × 10 के पावर -6। तो इसको बदल देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 × 10 के पावर -6 फैराड बराबर 4πε0 r। तो 5 × 10 के पावर -6 ये 4πε0 जो है इधर गुना में दिखाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो बराबर क्या आ जाएगा r। तो इससे हमारा त्रिज्या r का मान निकल सकता है 5 × 10 के पावर -6 बटा 4πε0। तब बड़ी बूंद की जो धारिता है वो क्या कह रहे हैं कि जितना जो त्रिज्या है r इसका कितना गुना है, छोटा वाले त्रिज्या जो r है इसका 4 गुना। तो हमारा बड़ी बूंद की जो धारिता निकलेगा तो इसमें आपको जो त्रिज्या है इससे r से 4 से गुना कर देंगे तो बड़ा r आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि 4πε0 इंटू बड़ी बूंद की धारिता जो 4πε0 इंटू बड़ा r, अब बड़ा r का वैल्यू है कितना 4r। तो 4r तो यहाँ छोटा ले r का मान भरेंगे जो आया मेरा मान, तो 4πε0 इंटू 4 इंटू ये r का वैल्यू भर दिए 5 × 10 के पावर -6 बटा 4πε0। ये 4πε0 से 4πε0 कट गया, अब 4 से 5 × 4 = 20, 20 × 10 के पावर -6 फैराड। तो 10 के पावर -6 फैराड, तो 10 के पावर -6 से यदि भागा देंगे तो फैराड जो है किसमें बदल जाएगा माइक्रोफैराड में। तो 10 के पावर -6 यानी 10 के पावर 6 से गुना करेंगे ना, ये फैराड है तो माइक्रोफैराड में बदलने के लिए 10 के पावर 6 से गुना कर दीजिए। तो 10 के पावर 6 से यदि गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -6 + 6 मिल करके 10 के पावर 0 यानी ये मान 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 20 माइक्रोफैराड वाला। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक शीशे की छड़ को वायु संधारित्र की 2 पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो शीशा का छड़ क्या हो गया, ये परावैद्युत माध्यम हो गया ना, और परावैद्युत माध्यम को हम 2 पट्टियों के बीच में रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संधारित्र की धारिता क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि परावैद्युत माध्यम को संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखते हैं तो क्या होगा संधारित्र की धारिता बढ़ती है। तो क्या होगा इसका आंसर 35 नंबर का कि संधारित्र की धारिता क्या होगी बढ़ेगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 35 तक ही रहने देते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और हमारे सारे वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर आप पीरो कैटलिस्ट जरूर सर्च करें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारा वीडियो हम जो बनाएं उस सबका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए।
और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।